हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 5। कुछ दिनों बाद रात का समय शौर्य अपने ऑफिस से घर जा रहा था और उसी के साथ उसके बॉडीगार्ड भी थे, जिनकी गाड़ी शौर्य की गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ चल रही थी। शौर्य कार के अंदर बैठा मोबाइल में मेल चेक कर रहा था और उसका सारा ध्यान बस अपने मोबाइल में होता है, क्योंकि उसे एक काफी इम्पोर्टेंट मेल जो आया हुआ था। उन सभी की कार आधे रास्ते पर ही पहुंची थी। उतने में ही सामने चल रही कार अचानक से रुक जाती है और उसी के पीछे एक एक कर सारी ही कार रुकने लगती है। और जैसे ही शौर्य की कार भी ब्रेक के साथ ही रुकती है, ठीक वैसे ही शौर्य का ध्यान मोबाइल से हटकर सामने की तरफ जाता है, जहां पर उसकी सारी गाड़ी रुकी हुई थी। सबसे पहले वाली गाड़ी में बैठे गार्ड सामने का नजारा देखकर एकदम हैरान होते हैं। उसी हैरानी के साथ ही बोले, ये इस तरह से पेड़ किसने गिरा दिया, वो भी बीच रास्ते में। इतना बोलकर वह कुछ सोचने लगता है। दूसरा गार्ड, ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, ना ही मौसम खराब है, तो पेड़ का गिरना पॉसिबल नहीं है। आई थिंक जरूर ये किसी की चाल होगी, सर को मारने की। हमें चौकन्ने होकर कुछ भी करना होगा, पर सबसे पहले सर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वह गाड़ी से बाहर ना निकले। इतना बोलकर वो गार्ड शौर्य को इन्फॉर्म कर देता है। तभी कुछ गार्ड धीरे से कार से बाहर निकलते हैं और उस पेड़ के पास जाने लगते हैं जो बीच सड़क पर पड़ा हुआ था, उसे हटाने के लिए। मगर जैसे ही वह गार्ड उस पेड़ को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक तभी वहां पर आसपास छुपे सारे गुंडे अपने हाथों में हथियार, चाकू, छुरी, डंडा, बेट, लकड़ी हाथ में पकड़े बाहर निकलते हैं और उन गार्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब गार्ड उन गुंडों को देखते हैं तो वह सारे ही गार्ड एक दूसरे को देखने लगते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो एक दूसरे की तरफ? जाओ और जाकर अपने बॉस को लेकर बाहर आओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे। एक गुंडा तम्बाकू चबाते हुए ही बोला, सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ और जाकर जल्दी से अपने बॉस को लेकर आओ, नहीं तो खामखा तुम लोग मारे जाओगे, वो भी बेमौत। इतना बोलकर दूसरा गुंडा भी उन गार्ड को देखने लगता है। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर बॉस को मारने के लिए? नाम बताओ उसका, वरना हम तुम्हें मार देंगे। एक गार्ड गुस्से में बोला, उन सारे गुंडों को घूरते हुए। अरे तू हमें मारेगा? क्या तुझे हमसे डर नहीं लगता जो तू हमें मारने की बात कर रहा है? हम इतने सारे और तुम इतने से गार्ड, तुम लोग तो हमारा मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर वह गुंडा हंसने लगता है। तो उस गुंडे की बात सुनकर उन सारे ही गार्ड को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वह उन गुंडों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वहां पर एक आवाज आती है, लो आ गया मैं, अब बताओ क्या करने का इरादा है तुम्हारा? अच्छा हुआ जो तू खुद ही आ गया लड़का, वरना हम तो तुझे गाड़ी के अंदर ही मार दिए होते। एक गुंडा उस आवाज को सुनकर शौर्य को घूरते हुए बोला, बॉस आप बाहर क्यों आए? हम संभाल लेते इन सड़क छाप गुंडों को। वैसे भी हम वेल ट्रेन गार्ड हैं और ये सड़क छाप गुंडे, इनका और हमारा कोई मुकाबला भी नहीं है। इतना बोलकर एक गार्ड उन गुंडों को घूरने लगता है। तुम सब जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूंगा इन गुंडों को। इतना बोलकर शौर्य सामने खड़े गुंडों को अपने एक हाथ से अपनी एक तरफ आने का इशारा करता है और अपने पहने हुए कोट को उतारकर गार्ड की तरफ उछाल देता है, जिसे गार्ड भी कैच कर लेता है। तो शौर्य की बात सुनकर एक गुंडा अपने हाथ में बेट पकड़े है और बड़े ही जोश के साथ शौर्य की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह शौर्य पर हमला करने को होता है, ठीक वैसे ही शौर्य एक जोर का पंच उस गुंडे को मार देता है, जिस वजह से उस गुंडे की तेज चीख निकल पड़ती है और वो गुंडा उस चीख के साथ ही दूर जमीन पर जाकर गिरता है। जब सारे गुंडे अपने साथी को इस तरह एक पंच में ही जमीन पर गिरते देखते हैं, तो सारे के सारे ही गुंडे एक साथ शौर्य की तरफ बढ़ जाते हैं।
जिन्हें अपनी तरफ आता देखकर शौर्य भी लड़ाई के लिए अपनी पोजीशन ले लेता है। दूसरी तरफ शान अपने घर के बड़े से कमरे में काउच पर बैठा हुआ वाइन पी रहा था और वाइन पीते हुए ही वह शैतानी चमक अपने चेहरे पर लिए अपनी बगल में बैठी सुनीता को देखकर बोला, मॉम, आज शौर्य का खेल खत्म हो जाएगा। आज वो मारा जाएगा, जिसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी बीबी के नाम हो जाएगी। मगर उस शौर्य की बीबी, वो तो पति के गम में डूबी रहेगी, जिसका फायदा हम उठाएंगे। फिर मैं अपने ही भाई की बीबी को अपनाने का झूठा नाटक करूंगा दुनिया वालों के सामने, ताकि उन्हें लगे मैंने अपने मरे हुए भाई की बीबी को अपनाकर उस पर एहसान किया और उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी। मगर सच तो ये होगा, उस शौर्य की बीबी को अपनाने के पीछे हमारा एक ही मतलब होगा, उस शौर्य की सारी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में करना। इतना बोलकर शान जोर से हंसने लगता है। मुझसे तो अब और इंतजार ही नहीं हो रहा, बस जल्दी से खुशखबरी मिल जाए। हमारा काम हो गया तो चैन की नींद सोऊंगी फिर मैं। इतना बोलकर सुनीता भी अपने बेटे के साथ ही वाइन पीने लगती है। मेहता हवेली जानवी घर के हॉल में ही बैठी शौर्य के आने का कब से इंतजार कर रही थी, मगर घड़ी में 8:30 बज चुके थे, पर शौर्य का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया था, जिस वजह से अब तो जानवी को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। साथ ही उसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था और उसे पता ही नहीं चलता है उसकी आंखों से कब आंसू बह निकलते हैं। जानवी अपनी आंखों में आए उन आंसुओं को साफ कर खुद से ही बोली, आप ठीक तो है ना शौर्य जी? आप इतना लेट कैसे हो गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लौट आओ ना जल्दी से घर, मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपकी। ये बोलते हुए ही उसकी नजरें बस दरवाजे की तरफ ही टिकी हुई होती है और उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू भी होते हैं। अभी जानवी डोर की तरफ देखे ही जा रही होती है। उतने में ही उसकी नजर सामने डोर पर पड़ती है। जैसे ही वह सामने डोर के पास खड़े लोगों को देखती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें और भी ज्यादा आंसुओं से भीग जाती है और उसका दिल बेहिसाब दर्द से भर उठता है। जैसे ही जानवी डोर के अंदर आ रहे शौर्य को देखती है, जिसके सर पर बैंडेज लगी हुई थी और उसके होठों के कोने भी हल्के सूजे हुए थे, जिसे वैसे देखकर जानवी की आंखों के आंसू और तेज हो जाते हैं और वह जल्दी से सोफे पर से उठकर खड़ी होती है और भागते हुए ही शौर्य के पास जाने लगती है। तो शौर्य जब उसे इस तरह से भागकर अपनी तरफ आते हुए देखता है, तो उसके कदम अपनी जगह पर ही जम से जाते हैं और वह जानवी को देखने लगता है। जानवी दौड़ते हुए ही शौर्य के पास आती है और उसके सामने खड़ी होकर धीरे से अपना एक हाथ हवा में उठाकर शौर्य के सर पर लगी चोट को देखते हुए ही बोली, ये चोट कैसे लग गई आपको? ये चोट, इतनी सारी चोट कैसे लग गई? आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको? ये बोलते हुए ही जानवी की आंखों से ढेर सारे आंसू बह रहे होते हैं। जान, शांत हो जाओ। जान, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। वो बस चलते समय पैर फिसल गया और चोट लग गई। ये नॉर्मल चोट है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। शौर्य जानवी को अपने सीने से लगाकर बोला। जानवी रोते हुए ही शौर्य को कसकर हक कर लेती है। तो जानवी को अपने लिए इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखकर शौर्य को काफी सुकून मिल रहा था, क्योंकि एक जानवी ही तो है जो उसके मॉम डैड के बाद उसे सबसे ज्यादा प्यार दे रही है, साथ ही उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करती है, जिस वजह से शौर्य को जानवी का उसकी केयर करना, उसके लिए परेशान होना सब कुछ अच्छा लगता है। आप इतने लेट क्यों हो गए? आपको पता है ना, जब भी आप लेट होते हो तो मेरा दिल घबरा जाता है और मेरे दिमाग में बहुत कुछ आने लगता है। आप बुरे हो, आप सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। आप हमेशा ऐसा ही करते हो। जानवी छोटी बच्ची की तरह शौर्य की बाहों में सुबकते हुए ही बोली, अच्छा जान, सॉरी, चलो माफ कर दो और जल्दी से डिनर लगा दो। मुझे ना बहुत जोरों से भूख लगी है
और अगर तुमने ना मेरे पेट की भूख शांत नहीं की तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और वो भी पूरा का पूरा। शौर्य शरारती अंदाज में बोला। खा लो, ये जानवी आपकी ही तो है। आप जैसे चाहो वैसे खा सकते हो, हमने कभी भी आपको रोका नहीं है। वैसे भी पति हो आप हमारे, हम पर आपका हक है। हमें छूने का, देखने का, प्यार करने का सारा हक आपका है। तो जैसे चाहे वैसे खा लीजिए, आप हमें, हम नहीं रोक रहे आपको। इतना बोलकर जानवी शौर्य से अलग होती है। बेबी, तुम ना बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी हो। मुझे ना तुम्हारी आंखों में ये आंसू देखना पसंद नहीं है। तो तुम अपने सारे आंसुओं को साफ करो और मेरे लिए डिनर लगाओ या कमरे में लेकर आ जाओ। तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। इतना बोलकर शौर्य मुस्कुराते हुए ही प्यार से जानवी को देखकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। जानवी भी किचन की तरफ बढ़ जाती है। शौर्य शावर के नीचे खड़ा कुछ समय पहले हुए हादसे के बारे में सोच रहा था, और उसकी आंखें इस समय एकदम गुस्से से लाल हो रखी थी। वो अपने गुस्से को किसी तरह से शांत करने की कोशिश करते हुए ही बोला, आप लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। पहले दौलत के लिए मेरे मॉम डैड को मार दिया, अब मुझे मारना चाहते हो ताकि मेरे मरने के बाद आप सब मेरे पैसों और प्रॉपर्टी पर राज कर सको। मगर मैं डैड नहीं हूँ जो आप लोगों के साजिश का शिकार बन जाओ। शौर्य मेहता नाम है मेरा, और शौर्य अपने दुश्मनों का शिकार खुद नहीं बनता बल्कि दुश्मनों को शिकार बनाता है। वैसे आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया। पहले मैं अकेला था तो मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी, मगर अब मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरी जानवी जुड़ी हुई है और मैं उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। इसलिए अब मुझे वो करना होगा जो मैं करना नहीं चाहता था। इतना बोल शौर्य अपनी आंखों को बंद कर लेता है और शावर का ठंडा पानी अपने ऊपर गिरने देता है। कुछ ही देर वहीं पर वैसे ही पानी के नीचे खड़े रहने के बाद शौर्य शॉवर बनकर एक टॉवेल में अपनी कमर पर लपेट बाथरूम से बाहर निकलता है। जानवी बाहर सोफे पर ही बैठी शौर्य के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही उसके कानों में बाथरूम के डोर को खुलने की आवाज पड़ती है, ठीक वैसे ही जानवी की नजर डोर से बाहर आ रहे शौर्य पर पड़ती है, जिसे देखते ही जानवी की नजर बस शौर्य पर ही जम सी जाती है, जो बस एक टॉवल में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और तुरंत नहाकर आने की वजह से शौर्य के बदन पर अभी भी पानी की बूंदें किसी चमकदार जुगनुओं की तरह बैठी हुई थी। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। जानवी तो बस शौर्य को देखते हुए उसमें ही कहीं खो सी जाती है और धीरे से उठकर एक टॉवेल निकाल शौर्य की तरफ बढ़ जाती है। तो शौर्य भी बस जानवी को ही निहार रहा था, क्योंकि उसकी बीबी उसे ही ताड़ जो रही थी। शौर्य भी खोया हुआ सा अपनी बीबी को देख रहा था, जो प्यार से देखते हुए ही उसके बालों को सुखा रही थी, साथ ही उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जिस वजह से वह दोनों ही बस एक दूसरे में पूरी तरह से खो से गए थे। हो गया, जानवी शौर्य से अलग होते हुए बोली। तो शौर्य भी कपट की तरफ बढ़कर अपने कपड़े पहन लेता है और जानवी के पास आकर बैठ जाता है। बीबी, एक बात बताओ, तुम इतनी क्यों फिक्र करती हो मेरी? आपकी नहीं तो किसकी फिक्र करेंगे हम शौर्य जी? अब आप ही बता दीजिए। एक आप ही तो हो इस पूरी मतलब से भरी दुनिया में, हमारे अपने हो, बाकी सब तो बेगाने हैं। जानवी हल्की नमी आंखों में लाकर बोली। जान, तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो? शौर्य जानवी को सब्जी रोटी खिलाते हुए ही बोला। आप पर नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे हम भरोसा? एक आप ही तो हो, हमारा परिवार, हमारी दुनिया हो शौर्य जी। आपके अलावा तो हमारा कोई अपना है ही नहीं जिस पर भरोसा कर सके। जानवी भी शौर्य को खाना खिलाते हुए बोली। अगर मैंने कभी तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया या तुम्हें छोड़ दिया, तब तुम क्या करोगी? शौर्य अपने दिल की बढ़ चुकी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए ही बोला। हम कभी भी ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे शौर्य जी जो आप हमें छोड़ने का सोचो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको हर तरह से खुश रखने की, मगर फिर भी हमारी कोशिश में कोई कमी रह गई
और आपको ऐसा लगा कि आप अब और हमारे साथ नहीं रह सकते हो तो हमें बता देना, तो हम चले जाएंगे आपकी जिंदगी से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा करने में हमें दर्द तो बहुत होगा, मगर फिर भी हम खुद को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी संभाल नहीं पाए और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए तो किसी भी पुल में कूदकर जान दे देंगे अपनी। इतना बोलकर जानवी रो पड़ती है। और मैं कहूँ, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम दोनों के एक नहीं बल्कि दो तीन छोटे छोटे नन्हे और प्यारे से बच्चे हों जो हम दोनों की तरह ही दिखे। मैं चाहता हूँ हम दोनों ऐसे ही अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में बिता दें। और मैं चाहता हूँ जान, हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो, हम हमेशा साथ रहें। तब तुम क्या बोलना चाहोगी? शौर्य अपनी आंखों में हल्की सी नमी लाकर बोला। जानवी जैसे ही शौर्य की सारी बातों को सुनती है, ठीक वैसे ही उसके आंसू और तेजी से बहने लगते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। और रोते हुए ही शौर्य के सीने से लग उसे बहुत टाइट हक कर बोली, मुझे कभी भी खुद से दूर मत करना शौर्य जी, मुझे कभी भी खुद से दूर मत जाने देना। मैं आपके साथ आपके पास ही रहना चाहती हूँ, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी बाहों में ही बिताना चाहती हूँ। मैं आपके साथ आपके हर सुख दुख में भागीदारी बनना चाहती हूँ। मैं आपके साथ अपनी आखिरी सांस तक रहना चाहती हूँ। मैं कभी भी आपसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। मुझे अपने पास अपने सीने से लगा कर ही रख लो ना शौर्य जी। ये बोलते हुए ही वह जोर जोर से रो रही थी। तो शौर्य की आंखों में भी जानवी की सारी बातों को सुनकर खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए ही जानवी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है, मगर कुछ बोलता नहीं है। यहाँ तक कि जानवी को रोने से भी नहीं रोकता है। वो जानवी को रो ले देना चाहता है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद जानवी शांत हो जाती है, मगर वो शौर्य से अलग नहीं होती है, बल्कि अभी भी छोटे बच्चे की तरह उसके सीने से लगी हुई होती है। दोनों ही इस समय एकदम खामोश से होते हैं और एक दूसरे के दिल की धड़कनों को सुन रहे होते हैं। वो दोनों खामोश ही होते हैं। तभी जानवी को कुछ याद आता है, जिसे याद कर वो शौर्य से अलग होती है और उसकी आंखों में देखकर बोली, आप ये क्यों चाहते हो? 1 साल के अंदर ही आपको बच्चा हो जाए। जानवी की बात सुनकर शौर्य एक गहरी सांस लेता है और जानवी को सारी बात बता देता है। किस तरह उसके डेट को उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस लड़की से शादी कर जब अपने घर जाते हैं तो उनके मॉम डैड उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। उन्हें बेटा मानने से भी इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उसके डैड की शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी से पक्की की थी। पर जब उसके डैड ने उसकी मॉम से शादी की तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके मॉम डैड को घर से बाहर निकाल दिया। और जिसके साथ उसके डैड की शादी तय हुई थी उसकी शादी बड़े बेटे से करा दी, मगर नशे की बुरी लत होने की वजह से उन्होंने सारा बिजनेस डुबा दिया और घर नीलाम होने तक की नौबत आ गई। मगर उसके मॉम डैड ने अपनी मेहनत से एक बिजनेस शुरू किया, उसे साल भर में ही ऊंचाइयों पर ले गए। और जब वो बस 7 साल का था तब उसके दादा और दादी उसके मॉम डैड को अपने साथ घर वापस ले गए क्योंकि उसके मॉम डैड बहुत अमीर हो गए थे। और कुछ साल तो वो सब अच्छे से रहे। उसके दादा दादी भी ऐसा दिखाते जैसे वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो सब उसके मॉम डैड का बिजनेस हड़पना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने प्लान बनाया और धोखे से उसके मॉम डैड से एक वसीयत बनवाई। उस वसीयत को बनवाने के बाद धोखे से मॉम डैड को मार डाला। इतना बोलकर शौर्य की आंखें नम हो जाती है। क्या उन्होंने आपके मॉम डैड को मार दिया? मगर कोई माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जानवी काफी हैरानी से बोली।
कर सकते नहीं, बीबी उन लोगों ने ऐसा किया। सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए उन लोगों ने मेरे मॉम डैड को मार दिया। तब मैं बस 14 साल का ही था। इतना बोलकर वो शांत हो जाता है। ऐसा भी क्या लिखा है उस वसीयत में? जानवी बात को बदलते हुए बोली, मुझे 25 साल का होने से पहले शादी करनी होगी। अगर मैं 25 साल पूरे होने से पहले शादी नहीं करता तो मेरी सारी जायदाद उन खूनी के नाम हो जाएगी। और उन्होंने ऐसी वसीयत जानबूझकर तैयार की क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था मेरा लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही लड़कियों का खुद के करीब आना मुझे बचपन से ही पसंद था। जिस वजह से सबको यहाँ लगता था जैसे मैं एक गे हूँ और मेरी कभी भी शादी नहीं होगी। और बच्चे का क्या? बच्चा वसीयत की दूसरी शर्त का नाम है जिस पर लिखा है शादी होने के 1 साल के अंदर ही मुझे एक बच्चे का पिता बनना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे डैड ने एक जमीन खरीदी थी, वो जमीन उन लोगों को मिल जाएगी। ओह, ऐसी बात है। जानवी शौर्य को देखते हुए ही बोली, अब आप क्या करोगे? क्या आप उन लोगों से बदला लोगे जिन लोगों ने आपसे आपके मॉम डैड को दूर कर दिया? जानवी शौर्य की आंखों में देखकर बोली, बदला तो मैं लूंगा उन लोगों से और उनकी वो हालत करूंगा जिसके बाद उन्हें खुद अपनी हालत देखकर तरस आ जाएगा। शौर्य हल्के गुस्से के साथ ही बोला, शौर्य जी, जो भी करो सोच समझ कर करना और हमेशा इस बात को याद रखना, कोई है जो आपके लिए जी रही है। कोई है जिसे आपकी फिक्र, आपकी चिंता, आपकी परवाह होती है। कोई है जो आपके आने का घंटों इंतजार करती है। कोई है शौर्य जी जो आपसे बेइंतहा प्यार। इतना बोलकर जानवी रुक सी जाती है क्योंकि उसे होश आता है वो भावनाओं में बह न जाए और न जाने क्या क्या बोल रही है। आगे बोलो, रुक क्यों गई? शौर्य जानवी को खुद के करीब कर बोला, हर चीज बोलना जरूरी है क्या? कुछ बातें समझी नहीं जा सकती है। इतना बोल जानवी धीरे से शौर्य के होठों पर अपने होठ रख देती है। अगली सुबह जानवी शौर्य को बाय बोल घर के अंदर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। अभी जानवी अपने कमरे में आई ही थी, उतने में ही एक मेड उसके पास आते हुए बोली, मैडम, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आया है? वो भी मुझसे? जानवी काफी ज्यादा हैरानी के साथ ही, मैडम, वो नीचे सर के दादा दादी जी आए हुए हैं। वो दोनों ही आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम चलो, हम अभी आते हैं। जानवी थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, नीचे हॉल में आपको क्या लगता है लड़की मानेगी या नहीं? दादी माँ दादाजी से बोली, मानेगी? ऐसे कैसे नहीं मानेगी? उसे मानना ही होगा। इतना बोलकर दादाजी मुस्कुराए तो अपने पति की बात सुनकर दादी माँ के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है और वह जानवी के आने का इंतजार करने लगती है। जानवी सीढ़ियां उतरते समय ही दादा दादी दोनों को ही बड़े गौर से देखे जा रही होती है और उन्हें देखते हुए ही वह कुछ सोच रही होती है और दोनों के पास जा उनके पैरों को छूते हुए ही बोली, प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादी जी। खुश रहो बेटा। दादा और दादी साथ में बोले, हम आपके लिए कुछ बना कर लाते हैं। आप क्या लेना पसंद करोगे, ठंडा या फिर गर्म? इतना बोल जानवी दोनों को देखने लगती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें।